मान लो मैं बात करूँ ए ये एचपी में अगर बोल दिया जाए कि एचपी क्या प्रोग्रेशन हमें नहीं पता, ये एचपी में तो इनकी रेसिप्रोकल 1/A1 1/A2 और 1/A ये एपी में। मतलब आपको कोई भी एक सीक्वेंस दे दिया जाए कि ये एचपी में तो उसका रेसिप्रोकल एपी में होगा और एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल एचपी में होगा। ये होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि ए नेक्स्ट a + b a + 2d a + 3d अप टू a of n - 1 into d। ये कुछ n टर्म है इन एपी के अंदर n टर्म, ठीक है। तो HP के अंदर 1/A 1/A + d और 1/A + 2d अप टू 1/A + n - 1 into d। ये n टर्म्स हो जाएगी HP। ये बात समझ आई आपको? ये HP के अंदर कुछ टर्म होगा। अब देखिए आपको कुछ टर्म दे दी जाए कि ये HP में है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? उसका रेसिप्रोकल कर, ठीक है। अब अगर मान लो मैं आपको पूछता हूँ कि थर्ड टर्म HP की थर्ड टर्म कौन सी, तो अब क्या करें? ये HP है, इसकी थर्ड टर्म क्या लिखोगे? इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग AP की थर्ड टर्म, ठीक है। हर HP की कॉरेस्पॉन्डिंग एक AP जरूर होगी, जो भी HP है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में एक AP जरूर होगी। तो अगर जब भी ये HP की बात करेगा हम सारी की सारी कैलकुलेशन AP वाली ही करेंगे, ठीक है। AP का ही n टर्म का फॉर्मूला, AP के सारे रूल्स सारे फॉलो करें HP के। जैसे इसके अंदर मुझे थर्ड टर्म पूछी तो मैं क्या करूँगा, इस HP को पहले AP बनाऊंगा तो AP की थर्ड टर्म होगी 1/A, ठीक है। थर्ड टर्म होती है फर्स्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स ऑफ d। कॉमन डिफरेंस तो इन दोनों का रेसिप्रोकल को फिर डिफरेंस करके फाइंड कर लो कॉमन डिफरेंस। तो ऐसे ही n का टर्म पूछी जाएगी HP की, तो इसकी n का टर्म तो मैं क्या लिखूंगा 1/A फर्स्ट 1/A1 प्लस n - 1 into d। क्या ये बात समझ आई? क्लियर है? अब इस केस में आपको n का टर्म पूछी जाएगी तो AP दे रखी है, आपने HP बनाई और n का टर्म तो क्या लिखोगे आप 1/AN = 1/A + n - 1। ये बात समझ में आ रही है? हर AP को रेसिप्रोकल करके HP बनाओ और हर HP को रेसिप्रोकल करके AP बनाओ, ठीक है। AP बनने के बाद ही आप जो भी चाहो उसमें यूज कर सकते हैं। HP का n टर्म के सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता। HP का nth टर्म का फॉर्मूला आप फाइंड कर सकते हो रेसिप्रोकल करके AP की टर्म्स के, ठीक है। HP के n टर्म का सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये है आपका HP। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ।
आर इन एच पी 1/A1 1/A2 1/A3 आर इन ये आपके एपी में होंगे। एचपी को लिखा जाता है वो होती है 1/A 1/A प्लस बी 1/A प्लस 2b अप टू 1/A प्लस n माइनस 1। इस तरह से एचपी को लिखा जाएगा। तो ये एपी में दो फॉर एवरी एचपी देयर इज कोरस्पॉन्डिंग एपी और एवरी एचपी terms of HP are outcomes of an API. इसका टर्म का ये फॉर्मूला होता है और इसके सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये देखते हैं ये पॉइंट लिख लें। ABC अगर HP में है तो क्या लिख सकते हैं आप? ABC 3 टर्म है वो HP में। तो आप बोलोगे कि 1/A 1/B 1/C किसमें होगा? AP में होगा। अगर ये 3 टर्म AP है तो 2 टाइम्स मिडल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है, ये हो जाएगा 2/B इक्वल टू A इधर C इधर और B। इसको उधर भेजता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ तो 2AC अपॉन A प्लस C इक्वल टू B। ये 3 टर्म्स के HP में होने की कंडीशन है। 3 टर्म्स ABC अगर HP में है तो ये कंडीशन बनती है। ठीक है, एक छोटा सा third, 6th and third, 6th and last term of AX are 1/3, 1/5, 3/203. Find the number of terms. Find number of terms. बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? देखिए, थर्ड टर्म है वो HP में, 6th टर्म और लास्ट टर्म। तो T of 3 in AP, ये HP में गिवन हमें AP में बनाऊंगा तो T of 3 कितना आएगा? 3 हो जाएगा। 1/3 का 3 हो जाएगा AP में, और T of 6 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और T of n कितना हो जाएगा?
203/3। टी ऑफ 3 का मतलब होता है a प्लस 2d, वो कितना 3। टी ऑफ 6 का मतलब a प्लस 5d इक्वल्स टू 5। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना हुआ 5 माइनस 2 3d इक्वल टू 5 माइनस 3 2, तो t इक्वल टू 2/3। डी आपको मिलेगा, ये डी यहाँ पे पुट करो तो a कितना मिलेगा a प्लस 2 इंटू a की जगह 2/3 इक्वल टू 3। कितना हुआ a 3 माइनस 4/3, 3 माइनस 4/3 5/3, तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा 5/3। सही है, ठीक है, ये 5/3 मिल गया। अब आपके पास a भी है और d भी है। टी ऑफ n क्या होता है a प्लस 1 इंटू डी, ठीक है। टी ऑफ n की वैल्यू दे रखी है आपको 203/3 इक्वल टू a आपने फाइंड किया 5/3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपने फाइंड किया 2/3। ये 3 इन सब में से कैंसिल हो जाए। 203 माइनस 5 कितना हुआ 198/2 कितना हुआ 99 प्लस 1 कितना हुआ, तो n कितना मिला टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्या ये बात समझ आई? इसके अंदर सारी की सारी कैलकुलेशन हमने किसमें करी है सिर्फ टर्म्स को ऐसे लो, तो आपको इसी तरह से HP का काम AP के अंदर ही टर्म्स को ऐसे, ठीक है। किसी को डाउट हो तो पूछो। एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में घुस गए 2 महीने से पहले निकलने वाले हैं, इसलिए हम लोग पहले ही छोटी से जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके कितना बड़ा चैप्टर है। सबसे पहले तो आपके सेंटर्स आएंगे, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, विंग सेंटर, और 5 सेंटर होते हैं ना, आपने पढ़े थे पहले नहीं पढ़े? सेंट्रोइड पढ़ा, ऑर्थो सेंटर, विंग सेंटर, सर्कम सेंटर, एक्स सेंटर। इसके बाद आपकी स्ट्रेट लाइन आता है जो अपने आप में बड़ा चैप्टर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आता है। फिर आपका सर्कल जो कि पूरा कम से कम 15 दिन चलता है, पैराबोला, फिर हाइपरबोला, फिर इलिप्स। इससे बाहर निकलने में 2 महीने पूरी बॉडी लगती है। पहले छोटे छोटे ये सब
किया किसी ने? HP का m प्लस n का टर्म एक बार दूसरे छोटी सी मिस्टेक होता नहीं है, पर टू का टू वाली मिस्टेक है एक बार दूसरे बता दो पहले तो सही बताया कि HP की जो m प्लस n टर्म है वो आ जाएगी mn अपॉन m प्लस n। कैसे m का टर्म ऑफ HP की m का टर्म है वो n है, तो AP की n का टर्म क्या आएगी? a ऑफ m इक्वल टू 1 अपॉन n आ जाएगी, ठीक है। और ये क्या लिखा है? HP की n का टर्म है वो m है, तो AP की n का टर्म a ऑफ n 1 अपॉन n, ठीक है। अब मुझे क्या ढूंढना है? 1 अपॉन n का टर्म ऑफ AP। तो ये बात समझ में आई? ये m का टर्म थी किसकी? HP की, तो AP की उसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये n का टर्म थी किसकी? HP की, तो AP की उसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब मुझसे पूछा है m प्लस n का टर्म HP की, तो मैं AP की फाइंड कर लूँगा, उसको रेसिप्रोकल कर दूँगा, तो HP मिल जाएगा। अब देखिए m का टर्म क्या होती है? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। दूसरा इसी क्वेश्चन से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से इसको माइनस किया, m माइनस n इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m माइनस n इंटू डी इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो m माइनस n अपॉन m इंटू n, ये m माइनस n कैंसिल हुआ, तो d आपको क्या मिलेगा? 1 अपॉन n। अब ये d इसमें पुट कर दो फर्स्ट के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा? ये देखो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1 अपॉन mn इक्वल टू 1/n। ये हुआ a प्लस m अपॉन mn, कितना हुआ? 1 अपॉन n हुआ, माइनस 1 अपॉन mn इक्वल टू 1 अपॉन n। ये 1 अपॉन n कैंसिल हो गया, ये माइनस 1 अपॉन m राइट हैंड साइड, तो a इक्वल टू 1 अपॉन m। दोनों ही वैल्यू a और d एक ही वैल्यू मेरी। अब a ऑफ n प्लस n का टर्म, a ऑफ n प्लस n का टर्म ये होती है a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू ये रही 1 अपॉन mn प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 1 अपॉन m। जैसे आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन mn प्लस m अपॉन m इंटू n कितना होगा? 1 अपॉन प्लस n अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn, ये कैंसिल हो गया। और इसको क्या लिखोगे आप? m प्लस n अपॉन m। अब तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन a ऑफ m प्लस n हो जाएगा आपका mn और m प्लस n। ये आ गया आपके HP की m प्लस n का टर्म। रियाज का मिस्टेक कर दिया था, क्या आप लोगों को ये समझ आया? HP का m प्लस n का टर्म कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप लोग सॉल्व करके बताइए। A, B, C R HP, ये HP में फाइंड द वैल्यू ऑफ A
प्लस सी और डी माइनस सी, इसकी क्या वैल्यू होगी ये आपको फाइंड करना है। किया किसी ने नहीं किया? ये ABC और इन HP, इसका क्या मतलब समझते हो? ये 1/A, 1/B और 1/C किसमें होंगे? ये AP में। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये AP में है तो 1/B माइनस 1/A वो इक्वल टू होगा 1/C माइनस 1/B। ठीक है, डिफरेंस होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है AP के अंदर। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को AB से डिवाइड करते हैं। ऐसा कर सकते हैं हम, एक ही टर्म से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। AB से डिवाइड किया A टू B से, तो क्या बनेगा बताओ? ऐसा बनेगा। इसको D को AB से डिवाइड करो। नहीं समझ पा रहे? समझे? 1/A प्लस 1/B, इसको AB से डिवाइड किया तो प्लस, इसको AB से डिवाइड किया तो इसको BC से डिवाइड 1/C प्लस 1/B और ये 1/C। यही बात समझ आई? अब 1/A माइनस 1/B कितना? A माइनस 1/B। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये AP में है तो कोई ना कोई इनका कॉमन डिफरेंस भी होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस आया थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कॉमन डिफरेंस मिला D, कैपिटल D।
तो यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू बनेगी, माइनस डी। ये मैंने लिखा ऊपर 1/a प्लस 1/b और माइनस डी प्लस 1/c प्लस 1/d डी और इसकी क्या ओनली डी। ये बात समझ आई। अब ये वाला माइनस इधर ले जाओ तो ठीक है। अब क्या लिखता हूँ देखो, ये नीचे आ गया डी, ऊपर क्या बना 1/b माइनस 1/a लिख सकता हूँ प्लस 1/c माइनस 1/b लिख सकता हूँ। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्या लिखा 1/b माइनस 1/a और 1/c माइनस 1/b ऐसा लिखा। अब ये कितना होगा d होगा और ये कितना होगा d होगा, d प्लस d 2d/d कितना हुआ 2d। ये करके बताओ इसमें क्या पूछा है आपसे, आपको गिवन क्या है, विथ टर्म ऑफ एन HP इज QR। विथ टर्म है वो QR है एंड क्यू टर्म है वो PR। आपको अर्थ टर्म पूछी, ठीक है HP। वेरी गुड, DQ अर्थ टर्म होगी वो DQ, ठीक है। सॉल्व करना पड़ेगा, ये सबसे सॉल्व हो गया। इस टर्म ऑफ एन HP इज QR, तो इस टर्म ऑफ AP, मैं AP की बात कर रहा हूँ, AP की फिफ्थ टर्म वो होगी 1/QR, ठीक है। और फिफ्थ टर्म होगी AP की A ऑफ Q, वो होगी 1/PR। अब जैसे फर्स्ट में किया था A और D फाइंड करना, वैसे इसमें कर दो। फिफ्थ टर्म का मतलब A प्लस B माइनस 1 इंटू D 1/QR और A ऑफ Q मतलब A प्लस Q माइनस 1 इंटू कैपिटल D 1/PR। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो D की क्या वैल्यू मिलेगी 1/PQ, D की वैल्यू 1/PQ मिलेगी। मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो A माइनस A कैंसिल हो गया, P माइनस Q, P माइनस Q इंटू D, इधर क्या हो जाएगा 1/QR माइनस 1/PR, ठीक है। P माइनस Q इंटू D, ये हो गया आपका P इधर, P Q इधर, Q, ये कौन में R है और ये PQ, ये कैंसिल हो गया। तो D आपको मिला
1/PQR, ये डी है। ये डी की वैल्यू किसी भी एक में पुट कर दो तो आपको ए मिल जाएगा। ए भी कितना मिलेगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू टी 1/PQR इक्वल टू 1/PQR 1/QR। अब ये सेपरेट करो तो a प्लस p/PQR 1/QR माइनस 1/PQR इक्वल टू 1/QR। ये कैंसिल हो गया, ये आपको मिला 1/PQR। आपके पास a है और d है। अब आपसे क्या पूछा है, r का टर्म, तो a ऑफ r होता है r का टर्म a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। अब आपके पास a है 1/PQR प्लस r माइनस 1 इंटू डी है 1/PQR। ये बन जाएगा 1/PQR प्लस r/PQR 1/PQ माइनस 1/PQR। ये टर्म कैंसिल आपको मिला 1/PQ। ये AP की है r का टर्म, तो HP की r का टर्म क्या होगी, D। तो HP की r का टर्म हो जाएगी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी पढ़ा नहीं है, हम लोग उसको टेस्ट में पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं। होने की बात आप लोगों ने एक हिंदी फॉर्मूला पढ़ा होगा, अच्छा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x होता है माइनस ऑफ b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको SD फॉर्मूला, श्री धराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, हिंदी फॉर्मूला बोलते हैं। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट b। ठीक है, ये आपके रूट्स का नेचर डिसाइड करता है। अगर ये पॉजिटिव हो तो दो डिफरेंट रूट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर ये d 0 हो तो एक जैसे रूट मिलते हैं। एक जैसे रूट का मतलब ये क्वाड्रेटिक है तो इसका ग्राफ ऐसा होता है क्वाड्रेटिक का। अगर d पॉजिटिव है तो दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। अगर d 0 है तो ये एक ही पॉइंट पर टच करेगा। जैसे मान लो x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। लेकिन इसके दोनों रूट सेम, x इक्वल टू 1 तो दूसरा भी x इक्वल टू 1। और अगर ये नेगेटिव है तो इसके रूट से वो इमेजिनरी रियल रूट नहीं है। ठीक है, काल्पनिक रूट, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, ये आपने नोट किया, नेक्स्ट वाला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपसे बोला गया कि इसके रूट्स है वो इक्वल है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो d0 को करो और बताओ ये जो ABC है वो किसमें, AP में, GP में है।
तेरे जैसा एक स्टूडेंट था पिछले साल, तेरे जैसा ही, तो मैं उसकी तरफ देखता था तो ऐसे पेन चली नहीं थी इसमें, उसको लगा कि मेरे को पता नहीं चला। मैंने उसको बोला खड़ा होकर, मैंने जो भी पढ़ा है तुमने लिखा है नोट्स को पढ़ के उसको लेकर खड़ा पढ़ के सुनाई है, समझ आया? यहाँ पे खड़े हुआ आदमी को सब पता चलता है तो कौन इसका कितना ध्यान है, यहाँ पे कौन उधर देख रहा है, कौन इधर देख रहा है, कौन देख रहा है लेकिन माइंड कहीं और चल रहा है, बॉडी इधर है। बनाने की कोशिश मत करो, आप लोग तो सिर्फ प्रैक्टिस करो। डाउट्स है जितने चाहे उतने, डाउट्स उसी बंदे के आएंगे जो पढ़ता, जो नहीं पढ़ता उसके कहीं घर पे जाके उठाएगी, उसके डाउट आएंगे, है ना? आप लोग हमारा बहुत भला सोचते हो, सर को परेशान नहीं करना, डाउट उसके लिए पढ़ना है, इतना भला मत सोचो, अपना भला सोचो, ठीक है? देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट डी जीरो क्या आएगा? अच्छा आप लोग को ये पता है a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर क्या होगा? अच्छा बताओ, a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस प्लस 2ab, ठीक है? देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट d b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। b क्या होगा? b इंटू सी माइनस a, मतलब b स्क्वायर इंटू सी माइनस a होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का मतलब a इंटू बी माइनस सी और c का मतलब c इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। ये बन गया आपका बी स्क्वायर, c माइनस ए होल स्क्वायर होता है c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी ए सी, b माइनस सी इंटू ए माइनस बी, b इंटू ए बी, b इंटू बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए माइनस ए सी और माइनस सी इंटू माइनस बी प्लस इक्वल टू 0। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर सी प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी सी प्लस 4a बी स्क्वायर सी और प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर और ये कितना हुआ माइनस 4a बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है? अब देखिए ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बेटा ये 4 स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है? मैं इसको लिखता हूँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर को 2ac का होल स्क्वायर, ठीक है? अब देखो इसको मैं लिखता हूँ bc का होल स्क्वायर और इसको लिखता हूँ ab का होल स्क्वायर, ठीक है? अब इसको देखें माइनस 2ab स्क्वायर सी प्लस 4ab स्क्वायर सी तो कितना हुआ प्लस 2ab स्क्वायर सी मतलब ab इंटू बी सी, 2ab इंटू बी सी, फिर नेक्स्ट है माइनस 4a स्क्वायर बी सी, ठीक है? तो
क्या लिखूँ, माइनस 2 ए बी लिख देता हूँ, और दूसरा क्या आ जाएगा, ए सी, ये ए सी आ जाएगा माइनस 2 ए सी इंटू ए बी इंटू माइनस। क्या ये बात समझ आई, नहीं समझ आई? क्या आपने देखो माइनस 2 ए सी लिखा है ना, क्योंकि 2 ए इंटू माइनस सी, माइनस 2 ए सी हुआ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 ए बी माइनस 2, ये वाला, इस टर्म को ऐसा लिखा। ठीक है, कौन सी टर्म बच गई, अब ये बची, उसको क्या लिखता हूँ, प्लस 2 ए सी तो माइनस 2 ए सी लिख देता हूँ, 2 ए सी इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या लिखता हूँ, मैंने लिखा इसको बी सी प्लस ए बी माइनस 2 ए सी का होल इक्वल टू 0। अब देखो इसको ओपन करो, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, प्लस 2 टाइम इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, प्लस 2 टाइम इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, ये मिला। ठीक है, तो ये कितना हुआ, होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बी सी प्लस ए बी माइनस 2 ए सी इक्वल टू 0। तो बी सी प्लस ए बी इक्वल टू 2 ए सी, इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, बी, क्या बचेगा, ए प्लस सी इक्वल टू 2 ए सी। तो बी कितना होगा, 2 ए सी अपॉन ए प्लस सी। तो ए बी सी किस में होंगे, एच पी में होंगे, एच पी पढ़ रहे हैं तो एच पी में होंगे। ठीक है, ए बी सी आर एच पी। क्या ये बात समझ आई? क्लास के चैप्टर्स आपको जितने कम करते हैं 12th क्लास के उतने नहीं, 12th क्लास दोनों मैथ्स की बुक तक उतने नहीं। अगर आपको 11th अच्छे से आ गया तो जितने भी आपको प्रॉब्लम्स हैं समझने में आपको ज़्यादा टाइम बैठ के पढ़ना है, वो सारी की सारी 11th में होंगे, 12th में आपको कुछ भी नहीं। जितना फास्ट दौड़ेंगे पता ही नहीं चलेगा कि फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, आपको लगेगा एक सब कुछ चलेगा। सारी दिक्कतें यही होती है। ट्वेल्थ में चैप्टर भी बहुत बढ़िया बढ़िया, कैलकुलस वाला क्वेश्चन है बहुत सारा, उसमें आपको बहुत मजा आएगा। इसमें खाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, फॉर्मूले बहुत सारे, लेकिन जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होगा तो हम लोग डेली आपको फॉर्मूला पूछना स्टार्ट होगा। ठीक है, डेली आपको फॉर्मूला पूछना, कल जैसे 10 फॉर्मूले हुए आज पूछ लिए, आज और 5 ऐड हो गए, कल 15 पूछ लिए, और 5 ऐड हो गए 20 पूछ लिए, हर रोज पूछते जाएंगे।